तो अब देखते हैं नीति शास्त्र। तो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक क्रियाकलापों के उचित-अनुचित का निर्धारण करना होता है। फिर निर्धारण के जो मापदंड है, उनकी स्थापना करना है और उन पे समीक्षा करना है, ताकि लोगों का उचित-अनुचित को बोध कराया जा सके। वह शाखा है जो मानव आचरण, नैतिकता और मूल्य का अध्ययन करती है। ठीक है? फिर यह सही-गलत, न्याय-अन्याय, कर्तव्य और अधिकार जैसे नैतिक विषयों पर विचार करती है। नीति शास्त्र का उद्देश्य यह समझना है कि व्यक्ति को किन सिद्धांत और मूल्यों के आधार पर आचरण करना चाहिए। जैसे ऐच्छिक कर्म, जिन्हें मनुष्य सोच समझकर किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए करता है तथा उन पर मनुष्य का नियंत्रण होता है, वह है ऐच्छिक कर्म। फिर अनैच्छिक कर्म है जो अनायास घटित होते हैं, जिन पे मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। फिर उचित कर्म क्या है? तो नियम अनुरूप कर्म होते हैं। वो अभ्यास बन जाते हैं, फिर आदत बन जाते हैं और वही सद्गुण बन जाते हैं। तो उचित कर्म क्या है? जो नियम अनुरूप है। और अनुचित कर्म कौन है? जो नियम के अनुरूप नहीं है। ठीक है? और इनका अभ्यास होता रहता है, आदत बन जाते हैं और फिर ये दुर्गुण बन जाते हैं। ठीक है? अब निर्नैतिक कर्म कौन से हैं? निर्नैतिक कर्म हैं वे कर्म होते हैं जो कि बिना किसी स्वतंत्र इच्छा, संकल्प के संपन्न होते हैं। ठीक है? तो कोई इच्छा नहीं है, कोई संकल्प नहीं है या फिर इच्छा शक्ति के संपन्न होते हैं, बिना किसी स्वतंत्र इच्छा या संकल्प के उत्पन्न होते हैं। फिर इन कर्म में व्यक्ति की चेतन, पसंद या नैतिक निर्णय की भूमिका नहीं होती है। तो व्यक्ति की चेतन क्या है, पसंद क्या है, नैतिक निर्णय की भूमिका नहीं होती है। बल्कि वे प्राकृतिक, स्वाभाविक और परिस्थितिजन्य के होते हैं, ठीक है? फिर निर्नैतिक कर्म के प्रकार क्या हैं? स्वाभाविक या जैविक क्रियाएँ, जैसे श्वास लेना, हृदय की धड़कन, ये सब हैं। फिर प्रतिवर्त क्रियाएँ क्या हैं? तो यानी रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? तो निर्नैतिक कर्म के भी प्रकार होते हैं, जैसे स्वाभाविक या जैविक क्रियाएँ हैं, तो वो हो ही रही हैं। उसमें क्या है, कोई स्वतंत्र इच्छा है ना? और बिना किसी स्वतंत्र इच्छा के हो रही हैं, संकल्प की नहीं है, उसमें कुछ भी श्वास लेनी है तो लेनी है। फिर प्रतिवर्त क्रियाएँ जैसे रिफ्लेक्स एक्शन, गर्म वस्तु के छूने पर हाथ खींच लेना, ये भी होनी है तो होंगी। फिर एक होती है संस्कार जनित या अवचेतन क्रियाएँ, ठीक है? जो संस्कार से आए हैं। तो आदत के कारण किए जाने वाले कार्य जैसे चलते-चलते रास्ता बदलना, ये सब। फिर गौतम बुद्ध ने अपने कर्म सिद्धांत में कहा है, निर्णीतिक कर्म फल नहीं देते क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा से उत्पन्न नहीं है। ठीक है? और भगवत गीता में कहा है, निष्काम कर्म योग की अवधारणा में कहा है कि कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन इच्छा पूर्वक किए कर्म ही फलदायी होते हैं। तो ये है गौतम बुद्ध और भगवत गीता में। फिर नीति शास्त्र। नीति शास्त्र क्या है? जो ये नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर। नीति शास्त्र सांगठनिक होती है, यानी प्रोफेशनल क्षेत्र में ज़्यादा होती है और नैतिकता व्यक्तिगत होती है। फिर नीति शास्त्र सिद्धांत और मूल्यों का एक समुच्चय है। नैतिकता क्या है? व्यक्तिगत मान्यताओं का और मूल्यों का एक समुच्चय है। ठीक है? फिर नीति शास्त्र निश्चित नियम होते हैं, नैतिकता के नियम नहीं होते हैं। फिर नीति शास्त्र होती है, संबंध अन्य व्यक्ति के अधिकार और आवश्यकताओं से होता है। और नैतिकता का संबंध विश्वास, मूल्य से और अंतरात्मा से होता है। ठीक है? फिर जो नीति शास्त्र है, इसमें नैतिक निर्णय लेने, व्यवहार के लिए एक व्यवस्थित संगठित दृष्टिकोण है। ठीक है? तो नैतिक निर्णय लेने के लिए, व्यवहार के लिए एक दृष्टिकोण है व्यवस्थित। पर नैतिकता में निर्णय लेने के लिए व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है। फिर नीति शास्त्र वस्तुनिष्ठ है, ठीक है? और ये आत्मनिष्ठ है। फिर नीति शास्त्र सर्वसम्मति है और ये क्या है? नैतिकता। नैतिकता क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। ठीक है? तो बस यही है। तो नीति शास्त्र सांगठनिक है, नैतिकता व्यक्तिगत है। नीति शास्त्र में सिद्धांत और मूल्यों का समुच्चय है और नैतिकता व्यक्तिगत मान्यताओं का और मूल्यों का समुच्चय है। ठीक है? तो यहाँ पे सिद्धांत और मूल्य हैं और यहाँ पे व्यक्तिगत मान्यता है। फिर नीति शास्त्र निश्चित नियम होते हैं, नैतिकता नियम नहीं होते हैं इसमें। फिर नीति शास्त्र में अन्य व्यक्तियों के अधिकार व आवश्यकताओं का संबंध है और नैतिकता में विश्वास और मूल्यों से संबंध होता है। फिर नीति शास्त्र में नैतिक निर्णय लेने, व्यवहार के लिए एक व्यवस्थित और संगठित दृष्टिकोण, ये सब आते हैं। नैतिकता में निर्णय लेने के लिए एक व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण होता है। फिर नीति शास्त्र वस्तुनिष्ठ है, नैतिकता आत्मनिष्ठ है। फिर नीति शास्त्र सर्वसम्मति होती है, नैतिकता में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति भिन्न होती है। फिर नीति शास्त्र के सार तत्व क्या है? तो सार तत्व किसी विषय का अनिवार्य या अपरिहार्य गुण होता है, जिससे उसे पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो ये क्या है? अपरिहार्य गुण है, ये अनिवार्य गुण है, जिससे उसे पृथक नहीं किया जा सकता। नीति शास्त्र का सार तत्व वह अनिवार्य गुण है जिसके अभाव में नैतिकता की व्याख्या संभव नहीं है। तो यह वह सार तत्व गुण है
जिसके अभाव में नैतिकता की व्याख्या संभव नहीं है। मूल्य नैतिकता के सार तत्व हैं। तो मूल्य क्या है? नैतिकता के सार तत्व हैं। तो नैतिकता ये नैतिकता के सार तत्व क्या है? मूल्य हैं, ठीक है। फिर आगे चलें। नीति शास्त्र की 3 आवश्यक दशाएँ होती हैं। एक तो व्यक्तित्व, एक विवेक और संकल्प की स्वतंत्रता। तो व्यक्तित्व क्या है? जो नैतिकता का केंद्र बिंदु है, ठीक है? फिर नैतिक सिद्धांतों का ज्ञाता होता है, ठीक है? और संकल्प पूर्वक कर्म करने वाला है, ठीक है? तो सीधी बात तो ये है। तो नीति शास्त्र में 3 जनों की आवश्यकता होती है। एक तो व्यक्तित्व की, विवेक की। विवेक क्या है? कर्मों का मूल्यांकन, ठीक है? उचित-अनुचित का विवेक कर पाना, ठीक है? बस वो है विवेक। तो इसी से उसके कर्मों का मूल्यांकन होता है, उचित-अनुचित का विवेक कर पाते हैं। फिर एक होती है संकल्प की स्वतंत्रता। तो बिना किसी भय के, प्रलोभन के या दबाव के इच्छा अनुसार कर्म करने या ना करने की स्वतंत्रता ही है। फिर यह स्वतंत्रता नैतिक, दार्शनिक और कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी गई है। किससे? नैतिक दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। उचित-अनुचित का निर्धारण करना, ठीक है? उत्तरदायित्व की भावना, तो ये सब है इसमें नीति सार का सार तत्व में। अब जो संकल्प की स्वतंत्रता है, इसके भी 3 तत्व होते हैं। एक तो सामर्थ्य होता है, ज्ञान और विकल्पों की उपस्थिति। तो इसके भी 3 तत्व हैं, सामर्थ्य, ज्ञान और विकल्पों की उपस्थिति। तो सामर्थ्य क्या है? जो शारीरिक मानसिक क्षमता है, ठीक है? सामर्थ्य होने पर ही कोई व्यक्ति उसके कर्मों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। पहली बात तो ये है, ठीक है? फिर है अगले कि ज्ञान, तो कर्मों के लिए उत्तरदायी जिन्हें जानबूझकर, सोच समझकर किया जाए, ठीक है? तो वो ही उसके लिए, ठीक है? फिर अगला है विकल्पों की उपस्थिति, तो अवसर विशेष पर किए गए कर्म से भिन्न कर्म करने का विकल्प, तो कर्म से भिन्न कर्म करने का विकल्प भी होना चाहिए, तो यह विकल्पों की उपस्थिति। फिर संकल्प की स्वतंत्रता के प्रमुख पक्ष क्या है? तो एक तो है दार्शनिक दृष्टिकोण, तो क्या इंसान वास्तव में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है या उसके निर्णय पूर्व निर्धारित होते हैं? ये तो होते हैं दार्शनिक दृष्टिकोण, ठीक है? या फिर नैतिकता और उत्तरदायित्व, यदि संकल्प स्वतंत्र है तो व्यक्ति अपने कार्यों को पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, ठीक है? संकल्प अगर स्वतंत्र है, ठीक है? फिर कानूनी और राजनीतिक पहल, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नागरिक की स्वतंत्र इच्छा और चुनाव करने की स्वतंत्रता आवश्यक मानी जाती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उनमें नागरिकों की स्वतंत्र इच्छा और चुनाव करने की स्वतंत्रता आवश्यक मानी जाती है, ठीक है? तो ये है। और अगला है मनोवैज्ञानिक पहलू। मनोविज्ञान में चर्चा होती है कि व्यक्ति के निर्णय उसके अवचेतन, परिवेश और परिस्थितियों से कितने प्रभावित होते हैं, ठीक है? तो संकल्प की क्षमता के प्रमुख पक्ष क्या है? एक तो होता है दार्शनिक दृष्टिकोण, ये कहता है कि क्या मानव है, क्या इंसान वास्तव में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है या उसके निर्णय पूर्व निर्धारित होते हैं? यह है दार्शनिक दृष्टिकोण। फिर नैतिकता और उत्तरदायित्व, यदि संकल्प स्वतंत्र है तो व्यक्ति अपने कार्यों को पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होता है। फिर कानूनी और राजनीतिक पहलू, तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नागरिक की स्वतंत्रता, इच्छा और चुनाव करने की स्वतंत्रता आवश्यक मानी जाती है। फिर मनोवैज्ञानिक पहलू, तो मनोविज्ञान में यह चर्चा होती है कि व्यक्ति के निर्णय उसके अवचेतन, परवरिश और परिस्थितियों से कितने प्रभावित होते हैं। तो ये है। फिर नीति शास्त्र के आयाम, नीति शास्त्र के आयाम क्या है? एक है मानकीय नीति शास्त्र, एक होती है अधिनीति शास्त्र और एक होती है अनुपयुक्त नीति शास्त्र, ठीक है? मानकीय नीति शास्त्र होती है, इसमें मानकों की स्थापना करते हैं, सही गलत आचरण के मानकों को निर्धारित करता है, व्यक्ति को क्या करना चाहिए ये सीखते हैं। व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों की स्थापना करना, उनके आधार पर मानवीय क्रियाकलापों का मूल्यांकन करना, ये सब शामिल है। तो नीति शास्त्र एक नियामकीय विज्ञान है या नहीं है, इस चीज़ को स्पष्ट करना है। तो नीति शास्त्र को नियामकीय विज्ञान क्यों माना जाता है? नियामकीय विज्ञान क्योंकि वे होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया चाहिए। ये विज्ञान केवल तथ्यों का वर्णन नहीं करते बल्कि मानक और आदर्शों की स्थापना भी करते हैं। नीति शास्त्र भी सही, गलत, न्याय, अन्याय, कर्तव्य, अधिकार जैसी चीज़ों के लिए नियम निर्देशित करता है। यह बताता है कि व्यक्ति, समाज, व्यवसाय, सरकारों को नैतिक रूप से कैसे कार्य करने चाहिए। नीति शास्त्र केवल यह नहीं बताता कि लोगों के व्यवहार में क्या कर रहे हैं, लोग व्यवहार में क्या कर रहे हैं, बल्कि यह बताता है उन्हें क्या करना चाहिए। पर नीति शास्त्र केवल नियामकीय विज्ञान ही नहीं है, ये वर्णनात्मक पक्ष भी है। ठीक है, इसका वर्णनात्मक पक्ष भी है क्योंकि केवल नियम नहीं बनाता बल्कि समाज में व्याप्त नैतिकता का अध्ययन भी करता है। ठीक है, जैसे कुछ समाजों में मृत्युदंड नैतिक माना जाता है जबकि कुछ में अनैतिक, तो ये नैतिकता का अध्ययन भी कर रहा है। ठीक है, फिर विश्लेषणात्मक भी है ये, तो मेटा नीति शास्त्र या नैतिकता के मूलभूत प्रश्नों का विश्लेषण करता है। ठीक है, जैसे क्या नैतिकता का कोई सार्वभौमिक आधार है या नहीं है।
तो ये क्या है? ये सिर्फ नियामकीय विज्ञान नहीं है, ये वर्णनात्मक पक्ष भी है, इसका एक विश्लेषणात्मक पक्ष भी है। फिर अगला होता है परिणामवादी। तो ये होता है ना कौन-सा अपना ये मानकीय नीतिशास्त्र। इसमें आते हैं पहला परिणामवादी, जो मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न परिणाम के आधार पर उचित अनुचित का निर्धारण करें। ठीक है? जैसे सुखवाद हो गया, उपयोगितावाद हो गए और इसके उदाहरण में आते हैं जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल। फिर इसमें आते हैं यूटिलिटेरियनिज़्म वाले, जो कार्य अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम लाभकारी हो, वही नैतिक रूप से सही है। ये तो हो गए सुखवाद वाले या फिर उपयोगितावाद वाले, सॉरी यूटिलिटेरिज्म वाले। फिर स्वार्थवाद, तो ये इगोइज्म होते हैं। यदि कार्य व्यक्ति के स्वयं के लिए अधिक लाभकारी है तो वह नैतिक है और हमारे जो भी कार्य सुख प्रदान करते हैं वह नैतिक हैं और दुख प्रदान करने वाले अनैतिक हैं। तो यह है इगोइज्म वाले। फिर है कि निष्प्रयोजनवादी यानी कर्तव्यवादी डिओन्टोलॉजिकल। तो ये कहते हैं जब उचित अनुचित का निर्धारण परिणाम के आधार पर ना होकर नियम, अंतस्थ मूल्यों और इरादे के आधार पर तय हो, तो उसको कहते हैं कर्तव्यवाद या फिर डिओन्टोलॉजी। जिसमें आते हैं कांट और गीता। जैसे यदि सत्य बोलना एक नैतिक कर्म है, तो व्यक्ति को हर परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। फिर सद्गुण नीति शास्त्र, यह सिद्धांत कार्यों से अधिक व्यक्ति के गुण पर ध्यान देता है। किस पे? यह सिद्धांत कार्यों से अधिक व्यक्ति के गुणों पर ध्यान देता है, परिणाम की बजाय चरित्र पर बल देता है। फिर है सुकराट, प्लेटो, एरिस्टोटल। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति ईमानदार, दयालु, न्यायप्रिय है, तो उसके कार्य भी नैतिक होंगे। फिर अगला है अधिनीति शास्त्र। तो यह वह शाखा है जो समाज में प्रचलित नैतिक मान्यताओं, परंपराओं, मूल्यों, सिद्धांत, नियम का विश्लेषण अध्ययन करती है। मेटा एथिक्स क्या अध्ययन करता है? तो नैतिक निर्णयों की प्रकृति का, नैतिक विश्वासों का अर्थ क्या है, नैतिक मूल्यों का दायरा क्या है, क्या नैतिकता सार्वभौमिक है या समाज, संस्कृति, व्यक्ति के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण, कुछ समाज में बहुविवाह को नैतिक माना जाता है जबकि अन्य समाजों में इसे अनैतिक समझा जाता है। फिर नैतिक गुणों की स्थिति क्या है? नैतिक शब्द का अर्थ क्या है? शुभ, उचित है। सद्गुण का अर्थ शुभ, उचित, सद्गुण का अर्थ स्पष्ट करना, उनका आलोचनात्मक अध्ययन करना। यह ऐसी विधियां की खोज करता है जिसके आधार पर नैतिक निर्णयों के औचित्य, अनौचित्य का विवेचन किया जाता है। इसके विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है? फिर अनुपयुक्त नीति शास्त्र, वह शाखा जो वास्तविक जीवन में नैतिकता के व्यवहार अनुपयुक्त को समझाने का प्रयास करती है। तात्कालिक महत्व की व्यवहारिक समस्या का नैतिक समाधान ढूंढना। फिर मानवीय क्रियाकलाप, तो समस्या उत्पन्न होती है, उससे समाधान निकाले जाते हैं, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, उचित या अनुचित के रूप में। जैसे समस्या है पर्यावरणीय समस्या, शरणार्थी समस्या, भ्रूण हत्या, क्लोनिंग, आतंकवाद, मॉब लिंचिंग। जैसे व्यवसाय नीति शास्त्र क्या है? तो किसी व्यापार प्रतिष्ठान, कॉर्पोरेट प्रतिष्ठान के व्यापारिक क्रियाकलाप, प्रक्रियाओं और निर्णयों तथा अपने कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं से संबंधों का नैतिक मूल्यों और सिद्धांत के धरातल पर मूल्यांकन तथा उनसे जुड़े विभिन्न नैतिक मुद्दों का अध्ययन, ग्राहकों का सही जानकारी देना, भ्रष्टाचार से बचना आदि। फिर पर्यावरणीय नीति शास्त्र, मनुष्य व पर्यावरण के आपसी संबंध का नैतिकता के सिद्धांत व नैतिक मूल्यों के आलोक में अध्ययन किया जाता है। मनुष्य को प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति अपने नैतिक जिम्मेदारियों का पालन कैसे करना चाहिए, जैसे वनों की कटाई रोकना, जल प्रदूषण को कम करना। फिर चिकित्सा नीति शास्त्र, चिकित्सा प्रणाली एवं चिकित्सकों के व्यवहार से जुड़े मुद्दों का नैतिक मूल्यांकन करते हैं। इसमें मुख्यतः चिकित्सकों के चिकित्सा व्यवहार का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है तथा उनके कार्यों को नैतिक संदर्भ में उचित या अनुचित ठहराया जाता है। मरीज की गोपनीयता बनाए रखना, इच्छा मृत्यु की नैतिकता आदि। फिर नारीवादी नैतिकता, तो नैतिकता के लिए लिंग केंद्रित दृष्टिकोण जिसमें लिंग समानता पर बल देना, महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर जोर देते हैं। देखभाल से संबंधित मुद्दे जिसमें राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक और वैचारिक कारण तथा महिलाओं के दूसरे लिंग से की स्थिति के प्रभाव देखते हैं। फिर प्रशासनिक नैतिकता, जिसमें नैतिक मूल्य, सिद्धांत, आचरण आचरण संहिताओं से है जिसका पालन सार्वजनिक प्रशासन में सुशासन और जनता की सेवा के लिए किया जाता है। यह सरकारी अधिकारियों, प्रशासकों, लोक सेवकों के नैतिक व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। फिर विकासवादी नीति शास्त्र, तो ये क्या है? यह उत्तरजीविता के सिद्धांत की तरह नैतिक सिद्धांतों में भी संघर्ष चलता है, यह मानता है। और वही नैतिक नियम श्रेष्ठ होते हैं जो समाज के विकास में सहायक होते हैं। फिर मार्क्सवादी नीति शास्त्र, तो नीति शास्त्र में हित वर्गगत होते हैं, सामान्य हित नहीं है। इसलिए नई नीति शास्त्र का गठन होना चाहिए जो समानता, स्वतंत्रता, शोषण से मुक्त व्यवस्था हो। फिर है फ्रॉइडवादी,
तो फ्रीडवादी नीतिशास्त्र तो व्यक्ति की नैतिकता का मूल संबंध सुपर ईगो से है। व्यक्ति में तीनों का संघर्ष चलता है, सुपर ईगो का विकास हो तथा इड नियंत्रित हो। तो ये सब है और फिर ये कुछ क्वेश्चन है। ठीक है?